इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के आए हुए सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इसलिए मैंने आप सबको आमंत्रित किया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कल बहेड़ी क्षेत्र के पूर्व विधायक के द्वारा जो समाजवादी पार्टी से हैं कुछ प्रेस मीडिया प्रिंट मीडिया उनको कुछ अपना वक्तव्य दिया गया। मैं उसी के संबंध में कुछ बात अपनी रखने के लिए, उनकी बातों के जवाब देने के लिए आप सबको आमंत्रित किया। उन्होंने हमारी सरकार पर विकास के संबंध में एक आरोप लगाया, कोई विकास नहीं हुआ। तो विकास के संबंध में तो बहुत स्पष्ट हमारी सरकार की 4 साल की उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियां, जिनको हम गांव-गांव पहुंचाने वाले हैं और हमारे पास बहुत बड़ा साहित्य है, उसको हम वहां तक पहुंचा रहे हैं। क्षेत्र में बहेड़ी में क्या क्या हुआ, पूरे प्रदेश में क्या क्या हुआ, भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से कौन कौन से विकास कार्य और विभिन्न विभागों में क्या प्रगति हुई है पिछले 4 वर्षों में, वो अब सब लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण जबरदस्त काम किए। मैं अगर केवल एक लोक निर्माण विभाग की अगर बात करूं तो इस बहेड़ी क्षेत्र में ही हमारी सरकार ने बड़े बड़े मार्गों का उद्धार किया, जिनकी हालत 4 साल पहले इतना बुरा हालात थे, यानी कितने एक्सीडेंट होते थे, यानी कितने लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते थे। शेरगढ़ रोड हो, चाहे शीशगढ़ का रोड हो, चाहे बंजरिया बहेड़ी मार्ग हो, चाहे मंडनपुर से उत्तम नगर गुरुद्वारे को जाने वाला हाईवे से जोड़ने वाला मार्ग हो, ये सब इसी सरकार में हुए। इन 4 वर्षों में ये विकास कार्य हुए। पुलों के संबंध में है तो बहेड़ी से लेकर शेरगढ़ तक 20-22 किलोमीटर में ही 4 बड़े बड़े पुलों का निर्माण चल रहा है, जिनमें 2 का काम कंप्लीट हो गया है, 2 अभी प्रगति पर कार्य है। एक करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट है। और न केवल इतना ही, छोटी छोटी और मार्ग लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक के गन्ना विभाग और मंडी समिति के द्वारा, जो कभी 25-30 साल से जिन रोड्स की कभी मरम्मत नहीं हुई, सब उखड़कर समाप्त हो गए थे, ऐसे सारे सड़कों का पुनरुद्धार कार्य हुआ, इन 4 वर्षों में हुआ। आज बहेड़ी का कोई गांव ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं से सड़क मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ। आज बहेड़ी क्षेत्र में ही लगभग 48 गांव जिनमें कभी बिजली नहीं थी, उन गांवों में विद्युतीकरण का कार्य हुआ है। और सौभाग्य योजना के अंतर्गत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत ऐसा बिजली के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। गरीबों को, जो हमारे अंत्योदय परिवार हैं, उनको निःशुल्क रूप से उनके घरों में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया गया है। ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। ये संख्या थोड़ी बहुत नहीं है, पूरे प्रदेश में ये संख्या करोड़ों में है, करोड़ों परिवार हैं ऐसे। मैं अभी सड़क के बारे में बात कर रहा था, चाहे वो भिटौरा बहेड़ी मार्ग है या बरेली बागेश्वर मार्ग है, बहेड़ी का बंजरिया मार्ग है, ये सब बड़े बड़े रोड हैं। बहेड़ी का मुड़िया मार्ग है, मुड़िया नई वर्ष का, सीनीखेड़ा जोरनिया बरौर मार्ग है, ये भी 11-12 किलोमीटर का है। गुड़वाला से जोगनपुर का मार्ग है। इस सब पर काम हो चुका है और अभी कार्य चल रहा है। ऐसे ही विकास के संबंध में मैंने अभी ये जो 15-15, 20-20 किलोमीटर की सड़कें बताई, ये 81 करोड़ 63 लाख रुपए की सड़कों का निर्माण हुआ है 4 वर्षों में। ये 3 बड़ी बड़ी सड़कें हैं जो इनका आंकड़े हैं मेरे पास। और लगभग और छोटे छोटे मार्ग
जो गांव को जहाँ तहाँ मजरों को जोड़ने वाली उन पर सब पे मरम्मत का कार्य, ये लगभग 44 करोड़ रुपए से पीडब्ल्यूडी के द्वारा करवाए गए हैं। ये मार्ग जो पीडब्ल्यूडी ने बनाए हैं, जो मंडी और गन्ना ने और जिला पंचायत ने बनाए वो अलग से हैं। मैं इनकी सबकी बहुत संख्या जरा बोलूँगा, नाम बोलूँगा तो बहुत समय लगेगा। ऐसे ही बहेड़ी से चुरेली मार्ग चुरेली डैम पर आएगा, ये भी लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए का ये काम चालू है, इस समय प्रगति पर है। ऐसे ही देवी नवादा से पचपेड़ा वाले रोड का 7 किलोमीटर का 3.5 करोड़ रुपए का कार्य इस समय प्रगति पर है। कनमन से इटौआ मवई कल्याण मार्ग ये 2 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रगति पर है। मुड़िया नवीबक्स से बांसबोझ के लिए मार्ग है, 5 मीटर चौड़ाई का मार्ग अभी प्रगति पर है, 5 किलोमीटर, ये भी लगभग 3 करोड़ रुपए का। ऐसे ही बहेड़ी से बंजरिया मसमासी मार्ग, ये भी लगभग 5 करोड़ का मार्ग है, 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर है, इसका चौड़ीकरण हो रहा है। ऐसे ये हमारे विकास के कार्य हैं। मानपुर से पद्मी के लिए 8 किलोमीटर, वहाँ पर पुल बन रहा है, वहाँ पर लगभग 4 करोड़ रुपए से इस रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, सुदृढ़ीकरण हो रहा है। ऐसे ही बंजरिया से भैरपुरा ये जोड़ने का काम मैंने कराया। क्यों? क्योंकि रामपुर जिले को बीच में थोड़ा सा टुकड़ा रह गया था, लगभग 1.5 किलोमीटर को मैंने करवाया। मलपुर छितौना नदेली बहापुर मार्ग ये लगभग 2.5 किलोमीटर, ऐसा ये लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से हुआ। ऐसे बरेली बागेश्वर मार्ग से भौना के लिए ये लगभग 2.25 किलोमीटर है, नहीं 1.10 किलोमीटर है, ये 8 लाख रुपए की लागत से मरम्मत कार्य हुआ। बराबर मार्ग का 13 किलोमीटर, बहेड़ी नदेली सिंगनखेड़ा मार्ग ये लगभग 17 किलोमीटर, और मानपुर से पद्मी का ये अभी मैंने बता दिया। ऐसे ही इन कामों को प्रगति हुई है। ऐसे ही लगभग 12 करोड़ रुपए से ये जो और छोटे छोटे काम, पुलियाँ हैं, ज़्यादा नहरों के विभाग की पुलियाँ, लगभग 28 पुलियाँ टूटी हुई क्षतिग्रस्त थी, बहुत पुरानी थी, ब्रिटिश टाइम की थी, उनको सबका पुनरुद्धार का कार्य हुआ है, अभी भी प्रगति पर है ये कार्य। ऐसे ये कार्य हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने कराए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ले मैं और भी सड़कों के बारे में और नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लंबा मेरे पास मैटर लिखा हुआ है, पर मैं बताना चाहता हूँ स्कूलों का, प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प हुआ। लगभग यहाँ पर 80% प्राइमरी विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल में टाइल्स और बढ़िया सुख सुविधाएं, ये सब काम हुआ। ऐसे ही लगभग 50 के आसपास ऐसे विद्यालय हैं जिनको मैंने अपनी विधायक निधि से 1-1, 1.5 लाख रुपए का, 2-2 लाख रुपए का फर्नीचर दिया है। बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर पे बैठेंगे प्राइमरी स्कूल के, मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, विधायक निधि से मैंने किया है, मेरी पुस्तिका में वो सब वर्णित है। ऐसे ही विकास से संबंधित आज इतना तो सब मानेंगे कि जहाँ पर कभी ट्रांसफार्मर फूक जाते थे तो 6-6 महीने उनका कोई देखा भालने वाला नहीं था, आज गांव-गांव में ट्रांसफार्मर्स की क्षमता वृद्धि हुई है। एक गांव में 4-4, 6-6 ट्रांसफार्मर। 19-12 नंबर पर जैसी सूचना करो, आधा घंटे में तुरंत कोई ना कोई विभाग का व्यक्ति पहुंचता, गांव की उस समस्या का निस्तारण करता। इतना तो सभी मानेंगे कि हाँ, पहले की अपेक्षा विद्युत आपूर्ति में सुधार हुआ है। आज 20-22 घंटे गांव के लिए भी बिजली उपलब्ध हो रही। मैं और ज़्यादा उसके विस्तार में भी नहीं जा रहा, मैं स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहता हूँ। सारा विश्व आज कोरोना की महामारी से चिंतित है, पीड़ित है। आज बहेड़ी क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में योगी सरकार ने पूरी निष्ठा के साथ काम करते हुए और कोविड से इस प्रदेश को बचाया है, वरना लाखों की संख्या अकाल मृत्यु की शिकार होती। बहेड़ी में कुछ घटनाएं हुई हैं। बहेड़ी में भी एक ठीक से कोरोना से निपटने के लिए हमारे सभी विभाग के योद्धाओं ने, कोरोना योद्धाओं ने सहयोग किया है। उसमें हमारा पत्रकार जगत भी है जिसने बहुत तरीके से सहयोग किया है, अफवाहों से बचाया है। इसमें मैं सबका धन्यवाद भी देता हूँ। अन्यथा लोग कोरोना से तो कम अपने प्राण त्यागते, जो अंदर भय बैठ रहा था उस भय के कारण से और ज़्यादा विभीषिका फैल सकती थी। आज कंट्रोल में है, लगातार वैक्सीन लग रही है और यहाँ पर ठीक से व्यवस्था कर दी गई। हमारे जिले के प्रशासन ने गांव-गांव सीएमओ को फोन करें,
तुरंत उस गांव में वहां पर टीम पहुंचेगी, वहां पर वैक्सीनेशन का कार्य संपन्न हो रहा। मैं ये तो विकास से संबंधित और ज़्यादा और विभागों के संबंध में मैं नहीं जा रहा हूँ। एक जो और मुझ पर आरोप लगाया गया मेरे मित्र के द्वारा कि बड़ी भेड़ी में लूटमार और अराजकता फैली है। सभी लोग जानते हैं पिछले 4 वर्षों से अपराधों पर लगाम कस गई, अपराध मुक्त प्रदेश हो गया है, हो रहा है। और जितने गुंडे मवाली थे, माफिया थे, अलग अलग प्रकार के माफिया थे, उनका सबका इंतजाम हो गया। आज यहाँ पर शांति व्यवस्था है, कानून व्यवस्था अच्छी है, ये सब समाज स्वीकार करता है, गांव का आम आदमी स्वीकार करता है कि अब हमारे बच्चे आराम से कहीं पर भी टाइम बे टाइम किसी समय पे भी आ जा सकते हैं। ऐसी निर्भयता का मेरे ऊपर कुछ आरोप और मेरे मित्र के द्वारा लगाए गए। मैंने बड़ी जमीनों के कब्जे किए हैं, मैंने अलग अलग विभागों से बड़ी उगाही की है, मैंने बड़ी संपत्ति अर्जित कर ली। 20-25 बीघा मेरी ज़मीन थी और मैं आज बहुत बड़ा फार्मर बन गया हूँ। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, अवैध तरीके से पैसे की उगाही हो रही है, ऐसा मुझ पर मेरे पर आरोप लगाया गया। तो मैं उस संबंध में भी ज़रा बताना चाहता था कि सूप बोले तो बोले, चल्ली बोले जिसमें 70 छेद। वो जरा उनके कुछ कारनामों को मैं जरा एक हल्की सी बानगी आप सब लोगों को जरा सुनाना चाहता था, बताना चाहता था। जरा बताएं, श्रीमान पूर्व विधायक की दिशा में जहाँ उनका राइस मिल है उसके बराबर में हीरालाल मौर्य की जमीन है, घर मकान था उसका, उस पर 307 का मुकदमा लगवा के थाने में भिजवाया, जेल भिजवाया और उसके सब पीछे का घर का हिस्सा काट के लगभग 500 वर्ग जमीन, जो कि लगभग 20,000 रुपये गज की कीमत की जमीन थी, वो आज उनकी राइस मिल में शामिल हो गई। उसको फर्जी तरीके से उन्होंने उसका बैनामा करवा के, एक हीरालाल नाम का ये कोई जमादार था, उसके नाम से एक फर्जी बैनामा दिखाकर उसको कब्जे में किया, उनके कब्जे में है। जवाब दे रहे। एक बेनी प्रसाद मौर्य थे रिछा के पूर्व विधायक के द्वारा, उनके खेत पे कब्जा किया गया। एक छोटा सा, या तो वो समाधि थी, हम भी देखते थे, छोटे छोटे थे, निकलकर जाते थे, समाधि बनी थी या मंदिर देवस्थान बना था। आज बहुत सारा खेत उनका 1 एकड़ से ज़्यादा का कब्जे में हो गया। बेनी प्रसाद मौर्य है नहीं है, दुनिया से प्यारे हो गए, पता नहीं कहाँ हैं। फिलहाल ये हुआ 1 एकड़ का तालाब जहाँ उनकी बाजार लगती है, 1 एकड़ का तालाब पटवा के उसमें सब पे नगर पालिका टाउन एरिया का उस पर उन्होंने कब्जा किया है। जरा इसका जवाब बता दें। ऐसे ही कस्बा के निकट ही एक गांव था, गैर आबाद था, शंकरपुर, मिंदरपुर और रिछा के बीच में, वहाँ पर तालाब था, काफ़ी बड़ा तालाब था। वहाँ की राजस्व रिकॉर्ड में वो सब अंकित है। वो तालाब पर इन्होंने कब्जा किया। जरा इसका बता दें किसके कब्जे में है, वो तालाब कहाँ चला गया। श्रीमान जी जरा बता दें। टीका का तालाब करके बोला जाता, टीकाराम कश्यप, एक मंदिर है पीछे पंजाबी कॉलोनी के पीछे, टीकाराम तालाब। जरा उनका जो कार्यालय बना है वो किसमें है, वो किसकी जमीन में बना है। वो उस पर अवैध कब्जा करके उस पर अपना कार्यालय समाजवादी पार्टी का बनाया है। किन्होंने बनाया? सब इधर उधर माफियों के द्वारा, ठेकेदारों को से पैसा लूट लूट कार्यालय बना है। इसका भी जरा जवाब बता दें श्रीमान। जरा इतना बता दें, रिछा में ही छोटी ईदगाह के पीछे एक धोबी तालाब था, जहाँ पर धोबी भाई अपने हमारे कपड़ा धोने का काम करते थे, उसको पाट के उस पर कब्जा किसने किया। वहाँ पर बड़ी संख्या में मौर्य समाज के माहीगीरी प्रताड़ित, ऐसे बहुत सारा मौर्य समाज वहाँ से पलायन हुआ और वो संपत्तियाँ उनकी हड़प ली गई। वो किसने हड़पी, क्यों हड़पी, वो आखिर कहाँ गए, वो लोग क्यों चले गए, भागकर क्यों भागे। ये सब काम पिछले 30-40 वर्षों से हुआ है। इसकी जरा उन्हें जवाब देनी पड़ेगी। रामलीला का बहेड़ी का गेट है, रामलीला गेट से दक्षिण में चंद्र प्रकाश खंडूजा की बेशकीमती जमीन, करोड़ों नहीं अरबों रुपए की जमीन, वो सब भूमाफियों को, समाजवादी पार्टी के गुंडों को कब्जा करवाया गया है। दोनों तरफ मार्केट बनी है। वो क्या है, उसका कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है।
वहाँ कोर्ट में केस चलता रहेगा, यहाँ पर कब्जा हो गया। लोगों के यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम बन गए, पीछे जमीन पर बहुत बड़ी मात्रा में बाउंड्री करके उसमें कब्जा हो गया। वो किसने कब्जा किया, ये जरा जवाब बता दें। फर्जी तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को समाजवादी पार्टी की सरकार में उनको प्रभावित करके उनसे वो करोड़ों रुपए की जमीन ऐसी झपट ली गई है, उसको जरा बताएं। सम्राट टाकीज के पीछे जो तालाब है, शाहगढ़ का तालाब है, मेरे पास ये अभिलेख है, एक खसरा खतौनी की नकल है। इस खसरा खतौनी की नकल में जरा बता दें, तीनों भाइयों के नाम में वो कैसे तालाब पहुंच गया, उस पर कब्जा कैसे कर लिया, किसने किया। ये कोर्ट में चल रहा मैटर चल रहा है, फिर भी उस पर कब्जा हो गया। ये आखिर कौन, ये उनकी जमीन कहाँ से आई, कैसे आई, उसका वो जरा जवाब बता दे सम्राट सिनेमा के पीछे। और ये बहुत जल्दी ये कार्रवाई में आएगी ये सब। अब जरा उनको इसकी जवाब देनी चाहिए। श्रीमान हमारे मित्र जरा बताएं, जरा सभी थानों में से उगाही होती थी सपा सरकार में, थाने चौकी सबके महीने बने थे, ये पहुंचा कर आते थे सब हमारे प्रशासनिक हमारे जो अधिकारी हैं, हर विभाग से उगाही होती थी, वो किसी से छुपी नहीं है। यहाँ का चाहे सप्लाई विभाग हो, चाहे यहाँ का रजिस्ट्री दफ्तर हो, चाहे यहाँ पर कबाड़ियाँ हो, चाहे यहाँ पर गोकसी करने वाले ऐसे लोग हों, ये सब पूरा बड़ी मात्रा में धनराशि उनको उपलब्ध करवाते थे। ये सब सपा सरकार में पिछले हुआ है। हम पर और आरोप लगाए हैं कि कोटेदारों से उगाही करते। मैं उन्हें बोलना चाहता हूँ, एक भी व्यक्ति को ऐसा ले आए कि जो जरा प्रमाण के साथ मुझे बताए जिसने मुझे कभी पैसे, वरना मैं उन्हें देता हूँ। एक नहीं, हर महीने में हर कोटेदार उनको 15,000 रुपये 20,000 रुपये महीने देता था, और नहीं देता था तो तेरा कोटा उसको, उसका कोटा उसको, फिर से लौट फिर के ये चलता था धंधा। ये सब जग जाहिर है। ये भी जग जाहिर है कि श्रीमान जी जो पहले टर्म में विधायक थे और दूसरे टर्म में भी सप्लाई विभाग का खाद्यान्न सीधा चावल उनके राइस मिल पे उतरता था। गेहूं की सप्लाई रुद्रपुर के फिरोज मिल को जाती थी। चावल की सप्लाई जो आती थी उसमें चावल बदला जाता था रात में, और उसमें छोटा टूटा हुआ चावल खंडा भरा जाता था। वो फिर वहां से भेजा जाता था कोटेदारों के पास कि जाओ अब इसको बांट दो। ये स्थिति थी, और इसमें करोड़ों नहीं अरबों रुपए का घोटाला पिछले उनके कार्यकालों में हुआ है। ये अरबों का घोटाला था, इसकी जरा वो जांच कराएं। मैं जरा ये भी बताना चाहता था, बड़ी मात्रा में निछा के चारों तरफ जो लोग किसान हैं वो गेहूं या धान पैदा करते हैं, गन्ना पैदा नहीं करते। वो जरा बता दें, 10-10, 20-20 हज़ार कुंटल, 25-25 हज़ार कुंटल इस बहेड़ी चीनी मिल को उन्होंने सप्लाई किया सपा सरकार में। वो गन्ना कहाँ से आता था, वो गरीब किसानों का गन्ना औने पौने में खरीद कर और वो भेजा जाता था, सप्लाई किया जाता था, उसमें करोड़ों रुपए की कमाई होती थी। ये फर्जी पर्चियाँ निकलवा के टोके निकलवा कर ऐसे करके ये काम पिछले वर्षों में हुआ है। उसका भी वो जरा जवाब दे दे। आज हमारी सरकार ने इन सारी चीज़ों पर लगाम कसी है और उसमें सुधार हुआ है। मैं जरा ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर चाहे मिनी बस का स्टैंड हो, चाहे जीपें प्राइवेट चलती हो, चाहे फरीदपुर वाले रोड पे बसें चलती हो, चाहे और शीशगढ़ रोड चलता हो, चाहे शेरगढ़ रोड चलता हो, इन सारे बस अड्डों से उगाही होती थी। और वो उगाही ये श्रीमान जी के पास इनके दलाल पहुंचाते थे। ये सब काम भी हुआ है, पिछले सब यूनियनों से वसूलियाबी हुई है। पूरे प्रदेश में जो भय का वातावरण था सपा सरकार में, महिलाएं बच्चे डरते थे, महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार होता था। कहीं मोटरसाइकिल से पीछे से गुंडे आए, हमारी माँ बहन जा रही है, जल्दी से आया, झपट्टा मारा, उसके गले से चैन खींच ले गए, कहीं कानों से कुंडल खींच ले गए, उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती थी। ये सब काम सपा सरकार में को उद्योग के रूप में होता था। श्रीमान जी के घर से 10,000 गायों की खालें, एक IAS ट्रेनी थे, उन्होंने छापा मारा, इनके गोदाम से निकली, 3 ट्रकों में भरकर गई, एक ट्रक गोमांस गया भरकर,
और वो सीमी खेड़ा का जहाँ पर वो मेला लगता है, धार्मिक स्थल है, शिव मंदिर है, वहाँ पर जेसीबी से जाकर वहाँ खुदवाकर गड्ढा और उसमें वो खालें पटवाई गई। वो आखिर वो गायों की खालें कहाँ से आई, उसका वो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उस ट्रेनी IAS ने लिख कर दिया कि इसमें सफ़ेद पोष का इसका हाथ है, जो यहाँ बेहेड़ी का बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी संभालता है। ऐसे उस सफ़ेद पोष का हाथ है इसमें, और सपा सरकार के कारण से उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन बातों के जरा किसी से छुपे नहीं हैं। सीकरी के देव स्थान पर पीपल का पेड़ कटेगा तभी तालियां निकलेंगे। एक बड़ा बवाल झगड़ा करवाने की नीयत से ऐसा था। पिछले साल के चुनाव से पहले की घटना है, 2017 से पहले की घटना है, ये हुआ। और उसी कारण से बेहेड़ी में जाम लगा, 5-5, 6-6 किलोमीटर लंबा हाईवे पे जाम लग गया। और वहाँ पर उनके साथ में किसानों के साथ में ट्रैक्टर ट्राली वगैरह बेचारे लिए खड़े रहे, 7-7, 8-8 घंटे तक जाम में पड़े रहे, और उनके साथ लूटमार मारपीट की गई। इन्हीं के लोगों ने किया, उन्होंने किया, ये सब किसी से छिपा नहीं है। मैं एक आरोप और मुझ पर लगाया है, गंभीर आरोप है कि मैंने गरीब जनता की कमाई लूट का और पता नहीं क्या क्या किया है। मैंने कोठियाँ बनाई हैं और होटल बनाए हैं, और मैं उनमें मैंने वहाँ पर पता नहीं कौन कौन से उद्योग व्यवसाय शुरू किए हैं। श्रीमान, इतने जिम्मेदार व्यक्ति को इतने हल्केपन की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मेरी बेटियां हैं, मेरी बेटियों को कह रहे हैं एक कोठा चलाती हैं। मेरी छोटी छोटी बच्चियां, उनको कोठा चलाने की शब्दावली बोली है। मेरी बेटियां कोठा चलाती हैं, धंधा करती हैं, पैसा करवाती हैं। वो भी अपनी लड़कियों को भेज दें, वो भी बढ़िया रहेगा, उनका भी धंधा ठीक चल जाएगा। मैं कोठा चलाता हूँ तो कोठा पे उनका भी अच्छा व्यवसाय चल जाएगा। इस प्रकार की गंभीर ऐसे आरोप निंदनीय है, शर्म कर देने वाले हैं। ऐसे जिम्मेदार आदमी को इस ढंग की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मैं और भी बताना चाहता हूँ, उनकी भी 20-22 बीघा की जमीन थी, दादिलाई जमीन उनकी 20-22 बीघा थी। उनके पास 500 बीघा जमीन कहाँ से आई? मेरी जमीन बता दें, जितनी थी मेरी पैतृक, मेरी आज है उतनी ही है। मैं तो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड है, और सारी ऑनलाइन व्यवस्था है। मैंने घर मकान खरीदा है, 38 साल मैंने कॉलेज में लेक्चरर रहा हूँ, प्रिंसिपल रहा हूँ। तो मैं एक मेरी 37-38 साल की सेवा में मुझे इतनी औकात ही मेरी नहीं आ पाई कि मैं एक अपने लिए, बच्चों के लिए घर मकान भी खरीद के दे सकूं। ऐसा गंभीर आरोप उन्हें जरा सोच समझ के लगाना चाहिए। मैं एक बात और उनका मैंने जो पढ़ा है उसमें लिखा उन्होंने, धार्मिक बातें करते हैं हम, धार्मिक बातें करके धार्मिकता वो फैलाते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं। अरे ये काम तो वो करते हैं। हम तो अच्छी बातें, देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए काम करो, इस देश के लिए समर्पित बनो। हम तो ये शिक्षा दिया है पूरे जीवन भर। इसलिए इस प्रकार की अनर्गल बातें करना, ये जो वो करते हैं, वो जो कुछ किया है उन्होंने उसी का रिपीट मेरे लिए बोला है। उसके लिए अप्रत्यक्ष तरीके से वो उन्होंने अपने मन की बात बोली है। क्या यहाँ की बेहेड़ी की जनता नहीं जानती है कि जरा मंदिरों पे से लाउड स्पीकर किसने उतरवाए? बेहेड़ी की जनता नहीं जानती है क्या? वो वहाँ पर बहादुरगंज में कौन मंदिरों पे से जाके वहाँ पर अखंड रामायण के सब लिखवा रहा था, गीता और रामायण को मंदिरों पे से लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे थे। जहाँ तहाँ पर एक नहीं, मैं 10 जगह बता दूंगा। जवाहरपुर में क्या हो रहा था, मिर्जापुर रंजीत में क्या हो रहा था, कौन कर रहा था ये सब, एक नहीं, लोधीपुर में क्या होता था। हमने तो कहीं धार्मिक उन्माद और बदतमीजी की भाषा बोलने का काम नहीं किया। सब समाज हमारा है, हमारी पार्टी का सोच है, हमारे नेता का सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। कहीं पर भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। किसी को सिलेंडर मिले तो सबको मिले, किसी को विद्युत कनेक्शन मिला तो सबको मिला, जो भी BPL का है उसको वो सुविधा मिली, किसी को किसान सम्मान निधि मिली तो सबको मिली बिना किसी पक्षपात के। और यहाँ तक चाहे वो बेहेड़ी की नगर पालिका हो, चाहे रिछा की टाउन एरिया हो, चाहे फरीदपुर की टाउन एरिया हो, 1000 से ऊपर आवास दिए गए। 1500 आवास रिछा में, 40 करोड़ के आसपास पैसा, 2.5 लाख रुपया एक के गरीब के खाते में गया और आवास बना रहे। 1500 आवास बनेंगे रिछा में, 1200-1400 आवास बेहेड़ी में, लगभग 1000 के आसपास 900 आवास
फरीदपुर टाउन एरिया में 2.5 लाख रुपया एक एक गरीब को वहाँ मिला है। ये भी संख्या करोड़ों में पहुँचती है। ये सब हो रहा है बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के। मैं तो यहाँ तक और भी बताना चाहूँगा अपने मित्र को कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने, उनके नेतृत्व में सरकार बनी, देश का दुर्भाग्य एकदम अचानक समय से पहले वर्षा हो गई, गेहूं की कटाई नहीं हो पाई थी, गेहूं किसान अपने खेतों से घरों पे नहीं ला पाया, वर्षा हो गई, फसल नष्ट हो गई, खेतों में नष्ट हो गई। प्रधानमंत्री ने उस दर्द को समझा, किसानों के दर्द को समझा और मुआवजा भिजवाया। हर तहसील में मुआवजा आया, यहाँ पर भी आए, करोड़ों रुपए आए, दहेड़ी में भी आए, और वो करोड़ों रुपए किसानों के खातों में नहीं, ऐसे ऐसे करके उस पैसे की लूट मार हुई। ये भी किसी से ऐसा नहीं है जो किसी से लोग किसान भूल गए हैं, जानते हैं किसको कितना मिला। किसी को 100 रुपये मिल गए, किसी को 500 रुपये मिल गए। आधे आधे दे जाओ, पूरे ले जाओ। 1000 रुपये लेने तो 500 रुपये दे जाओ, 1000 रुपये ले जाओ। चक्रोड़ों की घाटा संख्या डाल डाल के पैसा निकाला गया। राइस मिल बने खड़े हैं, राइस मिलों पर वहाँ पर गेहूं की फसल दिखाई गई और वहाँ पर घाटा संख्या कुछ है और उसमें जाकर वहाँ गेहूं का मुआवजा बटा। ऐसी लूटमार हुई थी, ये हमको स्मरण में है, उन्हें भी स्मरण कर लेना चाहिए। किसान यहाँ पर आए, उन पर लाठियाँ पड़वाई, यहाँ पर भी मुकदमे लिखवाए गए, तहसील के गेट पर किसान आए और उसके बाद में अगले दिन को रामलीला के मैदान में लाठियाँ चली। लाठियों से जाने कितने किसानों को हाथ पैर तोड़े गए, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए, आज भी चलते होंगे। मैं ये भी जरा बताना चाहता हूँ, सप्लाई विभाग अब तो जरा केरोसिन, चीनी ये सब बंद कर दिया है, पर जरा ध्यान में आ जाए कि वो सारा केरोसिन उनके पेट्रोल पंप पे जाता था, उसका केरोसिन का वहाँ डीजल बनता था और वो डीजल बना कर उसका अवैध कारोबार होता था। ये भी सब यहाँ का जितना सप्लाई का आता था सप्लाई विभाग में, वो सब वहाँ सप्लाई होता था, वहाँ जाता था, वहाँ पहुँचाना पड़ता था, कोटेदारों पे वही छीन लिया जाता था। ये सब ऐसे काम उनके द्वारा बढ़िया किए गए थे। इनकी बातों की उन्हें स्मरण आ रहा होगा, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की भाषा बोली है। मैं उनकी उस वक्तव्य की घोर निंदा करता हूँ और आप सबको ये बताना चाहता हूँ, पंचायतों के चुनाव हैं। पंचायतों के चुनाव में हमारी पार्टी, यहाँ पर 15 ब्लॉक है जिले में, 15 ब्लॉक हमारी पार्टी जीतेगी, हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। और जो इस ढंग के आरोप विपक्ष लगा रहा है कि पुलिस से ऐसा होगा, पुलिस प्रशासन पता नहीं क्या करेगा और बीडीसी को पकड़ के पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे बीडीसी तो सब उन्होंने उठाए हैं, जबरदस्ती उठाए हैं, धमकियां दी हैं। अगली बार मैं विधायक बनने वाला हूँ, फिर देखूंगा तुम्हें, हमारी सरकार बनने वाली है, फिर निपटूंगा तुम्हें। ये फोन पर भाषा कौन बोलता है, हमारे कार्यकर्ताओं को कौन हड़काता है, ये भाषा आखिर क्यों बोली जाती है? तो जरा सपना देखें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अभी तो 10-20 साल तक कहीं समाजवादी पार्टी दूर दूर तक नहीं दिख रही है। और वो जो अपना बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, यहाँ का भी आने वाला हूँ, जीत गए। अरे पहली बार वो जीते तो हमारे सहयोग से जीते, हमारी पार्टी का सहयोग था, अलायंस था, इसके कारण से वो विधायक बन गए, वरना इस जन्म में नहीं बनते। दूसरा जन्म तो उनके होता नहीं है, पर नहीं बनते। दूसरी बार में वो हारे, 8000 वोटों से हारे, मुझसे हारे, 2007 का चुनाव हारे। और तीसरी बार में मुझे जबरदस्ती 18 वोटों से हराया गया। तो उनकी कौन सी लोकप्रियता बढ़ गई? 18 वोटों से हराकर लोकप्रियता नहीं बढ़ी, उसका जनता ने जवाब दिया। और जवाब दिया तो 2017 के चुनाव में उनको 48,000 वोटों से ही हराया जनता ने। जितने उन्हें वोट मिले थे उतने ही वोटों से उनको हरवाया। उनकी कौन सी लोकप्रियता है? मैं तो उन्हें बताना चाहता हूँ कि अपने हल्केपन के वक्तव्य में जिम्मेदार रहे हैं, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो उसको जरा गंभीरता से बोलना चाहिए। वो तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, 4 साल से जो अमन चैन है, वो अमन चैन ये सरकार खत्म करने वाली है पंचायत चुनाव। इसका मतलब है कि वो भी मान रहे हैं कि जनता में, इस मोदी सरकार में, योगी सरकार में क्षेत्र में अमन चैन है। ये उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला है। वो हमारी बात से संतुष्ट हैं,
कानून व्यवस्था ठीक है, ये स्वीकारते हैं। फिर बात रह गई दूसरी कि जो उन्होंने आरोप लगाया कि वो हमारे गांव का है, एक नाम भूल रहा हूँ उसका, सैयाद साहब। वो सैयाद साहब के हमारा भतीजा उनके घर पे गया, उनसे छीन के लाया, और वो जिस समय की वो घटना का वर्णन कर रहे हैं उस समय तो वो बरेली में था। सीसीटीवी फुटेज में उसका वहां पर है। मैं अगर चाहता तो उसके खिलाफ 420 का इन सबके खिलाफ मुकदमा लिखवा सकता था, पर मैं ये काम करता नहीं हूँ। उनकी प्रतिभा निखरी है, गरीबों पर, मजलूमों पर 307 के मुकदमे लिखा कर उन्होंने कितने घरों को बर्बाद किया है, तबाह किया है। इसमें से जो उन्होंने लोकप्रियता और अपयश पाया है उसका जनता जवाब देगी। मैं ये काम नहीं करता हूँ। एक और उदाहरण दिया कि वो कहाँ का, भुड़ुआ गांव का एक हमारा क्षेत्र पंचायत सदस्य, अरे वो तो उन्हीं के कब्जे में, वहां से लौट के आया है, उसके बाद अपने घर पे, बहन के घर पे गया है। पुलिस विभाग से, पुलिस के इंस्पेक्टर से उसकी बातचीत हुई है, मैं अपने घर पे हूँ बहन के यहाँ पर। हम पर आरोप लगा रहे कि हमने उसका अपहरण कर लिया, हम कहीं पता नहीं ले गए। वो कहाँ को आ गया भाई, अपने घर अपने आप से आ गया। हम सत्ता का दुरुपयोग करते हैं क्या? इस प्रकार का जो आरोप है ये बिल्कुल मिथ्या है। उन्होंने किया, जहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने किए हैं, अपहरण किए हैं या जो भी किए हैं, उठा कर ले जाकर कहीं ना कहीं कहाँ छुपा के रखे, क्या किए हैं वो बताएं। इसमें क्या परेशानी है? लोगों को अपने आप से स्वतंत्र रूप से वोट डालने दीजिए। क्यों किसी की छीना झपटी कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? पैसे का प्रलोभन दे देकर क्यों? सत्ता की हनक दिखाने का हमारी सरकार आ रही है, इतना भय पैदा करने का जो माहौल बना रहे हो, क्यों कर रहे हो? ऐसी बातें नहीं की जाती लोकतंत्र में, प्रजातंत्र है। मैं उनसे और स्पष्ट करना चाहता था कि जो उन्होंने एक सुझाव दिया है कि सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने अपने घरों में रहें, बढ़िया है। पुलिस प्रशासन उनकी देखरेख करे, चिंता करे, कोई उनके साथ अभद्रता ना हो, आगे चाहिए। मैं भी प्रशासन से कहूँगा, रखूंगा ये बात अपने उच्च अधिकारियों से कि सारे जितने भी माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं अपने अपने घरों पर रहें और उनको बिल्कुल स्वतंत्र रूप से प्रजातंत्र के उस अधिकार का उपयोग करने दें। हमारी सरकार इस तंत्र में आस्था रखती है, कोई भी किसी प्रकार का अभद्रता का किसी की भी तरफ से गड़बड़ी नहीं होगी, ये मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। और पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ चुनाव होंगे और किसी की भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। निष्पक्ष तरीके से चुनाव होंगे, जैसे अब तक जो भी चुनाव हुए हैं पूरी निष्पक्षता रही है और इन चुनावों में भी पूरी निष्पक्षता होगी। ऐसा मैं उनको और अपने क्षेत्र की सभी जनता को और अपने जितने माननीय जनप्रतिनिधि उनको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार के आकर्षणों में ना जाएं और अगर कहीं कोई अभद्रता और बदतमीजी करेगा तो कानून अपना काम करेगा। कानून से बड़ा कोई नहीं है। मैं ये बात आप सबके माध्यम से जनता तक पहुंचा रहा हूं और उनको भी विश्वास दिलाता हूं कि वो गलत फहमियाँ ज़्यादा ना फैलें। और हमारी सरकार है और हमारी सरकार रहेगी और ऐसे ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ में समाज की सेवा, देश की सेवा, प्रदेश की सेवा हमारी सरकार करेगी। और जितनी ये गुंडा माफियागिरी करने वाला ऐसा तंत्र है, ये वैसे तो काफ़ी बड़ी संख्या इनकी अपने आप स्वतः खत्म हो गई है और जो भी थोड़ी बहुत बची है वो भी धीरे धीरे अपने आप होगी। और जो श्रीमान जी ने उन्होंने जो मुझ पे आरोप लगाए, मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरे पास तो पूरे आधार हैं, पूरे आधार के साथ में, पूरे प्रमाणों के साथ में मैं अपने उच्च अधिकारियों को इन बातों से अवगत कराऊंगा। और जहाँ जहाँ पर जिसने भी की है, मैंने गड़बड़ी की है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई और जांच के साथ होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच के साथ मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर वो भी उस बात को स्वीकार करें कि मेरे खिलाफ भी इस प्रकार की कार्रवाई की जाए। अगर वो कहीं दोषी हैं तो बचेंगे नहीं। बहुत सारे उनके यार दोस्त जहाँ तहाँ पता नहीं कहाँ की जेलों में, वो भी अपना इंतजाम रखें, तैयार रखें, सोच के बैठें कि उनका भी वही हश्र होने वाला है जो उनके जो मित्रों का हो रहा है। मैं कोई ऐसी बात और नहीं कहना चाहता हूँ। वो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जनप्रतिनिधि के नाते से उनका सम्मान है।
जनप्रतिनिधि के रूप में उनको अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, संवैधानिक दायित्वों को समझना चाहिए। मैं इन बातों को समझता हूँ, अपनी मर्यादाओं को समझता हूँ। मेरा कोई इस प्रकार का भाव नहीं है कि मैं कोई उनसे फिजूल की बातों की बहस करूं, पर उनसे इतना आग्रह जरूर है कि जो भी बात बोलें निराधार नहीं, आधार के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में, अपनी बात का प्रमाणों के साथ में अपनी बातों का वक्तव्य दिया करें। ऐसा मेरा उन्हें सुझाव है। मेरे अच्छे मित्र हैं और किसी भी प्रकार की अगर उनसे कहीं कहने सुनने में भूल चूक हो गई है तो समाज से माफ़ी मांगे। उन्होंने ऐसी भाषा क्यों बोली? मैं अगर बोलता हूँ गलत बात है तो मैं भी सब समाज से बड़ा मैं भी नहीं हूँ। मैंने अगर गलती की है तो मैं समाज से माफ़ी मांगूंगा, स्वीकार करूँगा। मैं इस काम में नहीं पड़ता हूँ कि मुझे बड़ी धन दौलत की हवस है, उनको हवस होगी, मुझे हवस नहीं है। मैं तो बहुत त्यागमयी जीवन अपना रखा है, सन्यासी का सा जीवन रखा है और उसी में मेरी श्रद्धा आस्था है। समाज की सेवा ये मेरे लिए धर्म है, उनके लिए समाज की सेवा बिजनेस है। वो हर काम को बिजनेस बतौर करते हैं, मैं समाज की सेवा धर्म के रूप में करता हूँ। ये मेरी ड्यूटी है, कर्तव्य है। मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करता हूँ कि ऐसे लोगों की अफवाहों में ना आए, गलत बातों को उनको ठीक से सटीक जवाब दें और किसी को कहीं प्रमाणों की आवश्यकता है कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है, अगर मेरे से गलती हुई है मैं उसे स्वीकार करूँगा। और अगर विकास से संबंधित बातें हैं तो वो तुलनात्मक देख लें। वो तो मैंने जितना विकास कराया है उसका तो वो 10% भी अगर आ जाए तो मैं अपनी राजनीतिक कदम वापस खींच लूँगा। जितना मैंने किया है क्षेत्रीय विकास उसका 10% भी बता दें, मेरे कामों को देख लें और उसके बाद में अगर वो 10% भी है तो मानूंगा कि वही ठीक है, सब लोग उन्हीं को वोट दे दें। जरा ठीक से समाज मूल्यांकन करता है। मैं सब लोगों को बहुत बहुत पत्रकार भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।